नमस्कार साथियों, मैं मनीष पवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लालन शहर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से। इतिहास को बिल्कुल आपके दोस्त बना करके उसे आपके दिमाग में घुसा दिया है। आपके खून की एक एक बूंद में, एक एक रक्त में क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार दौड़ने लगा होगा, मैं जो इसी उम्मीद है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हम लोग अध्याय 1 विकास, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक और उसके बाद मुद्रा और साख पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और यह है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो अब आज हमारा टारगेट क्या टारगेट है भैया, क्या टारगेट है? सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय, वैश्वीकरण क्या होता है, इसका मतलब क्या है, भारत में किस प्रकार से वैश्वीकरण ने प्रभावित करा है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना के कारक, कब कब स्थापना करते हैं, किन किन इस जगहों पर वो स्थापना करते हैं, विदेशी निवेश क्या होता है, पहले हमारा पढ़ा हुआ है वैसे, और स्थानीय कंपनियों को फायदे क्या क्या है, जो स्थानीय जो लोकल कंपनियां होती है एक देश की, उनको क्या क्या फायदे हैं, सब पे एक एक कर करके हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है, हमारे टॉपिक क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब जो है इंग्लिश में होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और हिंदी में से क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण। अब देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, विश्व का एकीकरण। एकीकरण हमने पढ़ा, जैसे जर्मनी इटली का एकीकरण। एकीकरण मतलब पूरा एक कर देना, पूरे विश्व को एक कर देना, ये क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। पूरा विश्व एक हो जाए, कोई फर्क नहीं रहे, तो पूरा विश्व जब एक हो जाएगा, और इस विश्व को जो एक कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, उस हम लोग कहते हैं व्यापार। पूरे विश्व को अगर कोई एक कर सकता है तो वो है व्यापार, ट्रेड। अब कैसे कर सकता है वो समझिए। पहले आप भारत की स्थिति को समझिए। भारत जब आजाद हुआ, आजाद कब हुआ भारत, 1947 में भारत आजाद होता है। ये पृष्ठभूमि है, ये परिचय है। अगर आपको भारत की अर्थव्यवस्था को समझना है, अगर आपको वैश्वीकरण को भारत में समझना है, तो जरूरी है कि आप इस परिचय को समझे। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो पूरी दुनिया में क्या है, 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है। 2 प्रकार की वो अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है? पहली जो अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो पहली अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कि भैया जो भी कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा, एक एक इंडिविजुअल के हाथ में क्या होगा, बिजनेस होगा, वो काम करेगा। यहां पर सरकार की दखलंदाजी क्या होगी, कम होगी। समाजवादी कहता है कि भाई जो भी काम है, हर छोटे से लेकर के बड़ा काम जो भी करेगा वो सरकार करेगी। ये पूंजीवादी और समाजवादी होती है। जब हम आजाद होते हैं 1947 में, तो हमारे सामने चैलेंज होता है कि हम कौन सी को सिलेक्ट करें, हम पूंजीवादी को सिलेक्ट करें या हम लोग किसको सिलेक्ट करें, समाजवादी को सिलेक्ट करें। तो परंतु अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी को सिलेक्ट कर लेते तो अब समाजवादी में क्या है, सरकार काम करे। अब हमारे देश में ऐसे बहुत से वर्ग है, जैसे कि जाति के आधार पे बहुत से ऐसे लोग हैं। अगर हम सारा का सारा पूंजीवाद में लगा देते हैं कि भाई सब काम क्या है प्राइवेट करे, तो प्राइवेट में जो अमीर लोग हैं वो तो सारे के सारे अपर कास्ट के, तो वहां पे क्या होता है, समाज का विकास नहीं हो पाता। तो हर जाति को क्या है, उनका विकास नहीं हो पाता। महिलाओं के बारे में अगर हम लोग सोचे, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज रहे हैं, तो सारा का सारा कंट्रोल क्या है पूरे देश का, किसके हाथों में आ जाता, पुरुष के हाथों में आ जाता। जाति के आधार पे देखिए, महिला, आर्थिक आधार पे आप देखिए कि हमारे उस समय देश में क्या है, काफी लोग गरीब थे। तो अगर हम सबका सब कुछ क्या है पूंजीवाद के हाथ में सौंप देते तो क्या होता, जो अमीर है वो अमीर का अमीर ही रहता, और गरीब क्या है, हमेशा गरीब की गरीब चलता रहता। फिर बात करते हैं, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ समाजवाद को अपना लेते तो समाजवाद में क्या है, जो लोग, समाजवाद का मतलब है आपकी एक जमीन का टुकड़ा भी सरकार डिसाइड करे। आपको बिजनेस लगाना है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे सरकार डिसाइड करे। जब इतना कर दोगे तो फिर तो हम उदारवाद तो है ही नहीं, हमें उदारता है ही नहीं, हम तो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज क्या है, गलत है। तो इसलिए हमने क्या है, एक नया मॉडल निकाला, और वो मॉडल था मिश्रित अर्थव्यवस्था का। और जो मॉडल हमने निकाला है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। इसमें क्या है, पूंजीवादी भी होंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर को हमने इसलिए इजाजत दी, क्योंकि भाई तुम लोग क्या हो, जिसके पास पैसा है, जो बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस करे। और समाजवादी इसलिए रहे क्योंकि जो ये लोग हैं, इन लोगों का क्या हो जाए, भला हो जाए। अब परंतु देखो क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई मैं न्यूट्रल हूं, मैं न्यूट्रल हूं, परंतु एक तरफ तो कहीं ना कहीं हमारा झुकाव होता है, या तो समाजवाद की तरफ या पूंजीवाद की तरफ। अब इसी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। 1990 से पहले का दौर को देखते हैं। ये 1990 का दौर और ये 1990 के बाद का दौर। 1990 से जो पहले का दौर था ना, हम है मिश्रित ही, हम क्या है, मिश्रित ही हैं।
परंतु हमारा झुकाव किधर है? समाजवाद की तरफ झुकाव है। 1990 से पहले क्या है, हमारा जो झुकाव है, हम मिश्रित ही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, वहां पे पूंजीवाद समाजवाद दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, पर जो ज्यादा झुकाव है वो किधर है? समाजवाद की तरफ है। सरकार ज्यादा स्टेप ले रही है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा छूट नहीं दी जा रही है। यहां पे जो ज्यादा दबदबा है वो किसका? समाजवाद का है। 1990 के बाद के दौर की देखते हैं तो वहां पर अब हम लोग क्या है, मिश्रित होते हुए ज्यादा क्या हो रहे हैं? पूंजीवाद हो रहे हैं। यहां पे हम ज्यादा पूंजीवादी हो रहे हैं, मतलब हम क्या है, यहां पे प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा काम दे रहे हैं और सरकार अपने काम क्या है, लिमिटेड करती जा रही, कम से कम करती जा रही है सरकार, ये बात। अब देखो, अब 1990 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, उस अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करो। 1990 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? 1990 से पहले पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ना तो हम बाहर से कोई ज्यादा सामान आयात करेंगे, आयात मतलब हम बाहर से बहुत लिमिटेड सामान मंगवाएंगे जिनकी हमें जरूरत होगी, हाँ निर्यात कर देंगे, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होगा हम भेज देंगे, ओके। हम किसी बाहर की कंपनी को यहां पर आकर के बिजनेस करने को अलाउड नहीं करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था बंद है। बंद का मतलब क्या है? हमारे देश के अंदर ही होगा जो भी करेंगे और देश के लोग ही करेंगे, बाहर के लोगों को हमने अलाउड नहीं करा। परंतु 1990 में हमारी स्थिति बेकार हुई और 1991 में सरकार एक पॉलिसी लेकर के आती है जिसे कहा जाता है एलपीजी की पॉलिसी। एलपीजी की पॉलिसी। अब ये एलपीजी क्या है? सिलेंडर गैस वाला एलपीजी नहीं है। एलपीजी क्या है? सुनिएगा, एलपीजी के जो फुल फॉर्म है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आप जो पढ़ रहे हैं अभी क्या? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण। सरकार 1991 में एलपीजी की पॉलिसी लेकर आती है, इसके तहत कहा जाता है उदारवादी। अब हम लोग उदार हो गए, हम विश्व की सभी कंपनियों को बुला रहे हैं कि आप भारत में आओ, भारत में आकर के क्या है, इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ। अब उदारवादी हो गए। इतने दिन तक क्या थे हम? स्ट्रिक्ट थे, नहीं कोई भी बाहर का हमारे देश में व्यापार नहीं करेगा, उदारवादी। अब हम निजीकरण, प्राइवेट को ज्यादा दे रहे हैं ना भाई, जो भी सरकार की चीजें वो भी प्राइवेट में, तुम भी संभालो, तुम भी काम करो। और ग्लोबलाइजेशन क्या होगा? जब बाहर की कंपनियां यहां पर आएगी, वो अपना सामान बनाएगी, हम हमारे सामान को बाहर भेजेंगे और इतना काम जब करेंगे तो पूरा विश्व क्या होगा? एक होगा। आज हम अमेरिका की जींस पहनते हैं, ये क्या है? वैश्वीकरण। संस्कृति से तो एक हो रहे हैं ना हम लोग, पूरा विश्व एक हो रहा है। तो वैश्वीकरण का मतलब ये है कि पूरे विश्व का एकीकरण होना, पूरा विश्व एक हो जाना। और विश्व को एक करने का कोई काम अगर कर सकता है तो वो व्यापार ही कर सकता है। देखो, देश चाहे कितना भी लड़ ले, आज चीन और भारत में हम लोग कहते हैं कि बहुत लड़ाई होती है, चीन हमारा दुश्मन देश है, बिल्कुल है, पर हम लोग फिर भी चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर संबंध बना करके रखने हैं तो वो कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ व्यापार से ही बने रहेंगे। अगर पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? व्यापार से ही बनी रहेगी। और क्यों जरूरी है चीन के उत्पाद हमारे देश में आना, और क्यों जरूरी है और चीन को हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है, इन पे भी हम लोग क्या है इस चैप्टर में जरूर चर्चा करेंगे। पर आपको जो परिचय में मैंने ये बात समझाई है, विश्व को जो एक कर सकता है, पूरे वैश्वीकरण जो कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? व्यापार कर सकता है। और भारत की क्या स्थिति है वैश्वीकरण को लेकर के? 1990 तक क्या थी? पूंजीवाद, समाजवाद क्या होता है, और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? और 1990 से पहले हम कैसी अर्थव्यवस्था थे? बंद अर्थव्यवस्था थे, हम किसी को अलाउड नहीं कर रहे थे। और 1991 में क्या है? एलपीजी की पॉलिसी आती है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और वहां से वैश्वीकरण हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। हम पूरे विश्व में क्या है? हमारे उत्पाद भेजना शुरू करते हैं और उत्पाद मंगाना शुरू करते हैं और पूरी दुनिया को क्या है? इन्वाइट करते हैं कि आप आइए और हमारे देश में क्या है? उत्पादन करिए। और जब कोई भी बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर के उत्पादन करेगी तो उससे हमें फायदा होगा। और क्या बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी। ये बात हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर वापस और भी आगे आने वाले इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देखो अब नाम से ही पता चल जाता है, बहुराष्ट्रीय। बहु मतलब बहुत सारे और राष्ट्र मतलब देश, तो बहुत से ज्यादा देशों में जो कंपनी हो उसे क्या कहा जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाएगा। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या? एक से अधिक देशों में या तो उसका नियंत्रण है, कंट्रोल है, अथवा उसका स्वामित्व है। स्वामित्व मतलब उसकी ओनरशिप है, उसको खरीद रखा है कि हाँ भाई ये जो कंपनी है वो हमारी है। तो कंट्रोल करे या उस पर क्या हो? अपनी ओनरशिप के, ये हमारा अधिकार है उस कंपनी पे। तो एक से अधिक देशों में हो तो वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे जोमेटो, आपको बता देना चाहता हूं, जोमेटो क्या है? एक इंडियन कंपनी, एक भारतीय कंपनी है जो कि अमेरिका तक में भी काम कर रही है। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में से हम देख सकते हैं।
इंग्लिश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, और शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है एमएनसीज। ओके, आप बहुत सी बार सुनोगे कि आपके भैया दीदी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी एमएनसी में जॉब कर रहा होगा, तो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो क्या है एक से ज्यादा देशों में काम कर रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। देखो, अब जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो अपना व्यापार है ना वो तो पूरे विश्व में कर ही रही है कि भैया सामान क्या है, सामान एक देश में बनाया और पूरे कितने ही पता नहीं कितने ही देशों में क्या है उनका सामान जा रहा है। परंतु जो सामान बन रहा है ना वो भी अलग अलग जगह से बनता है। जैसे क्या वो मान लो चाइना में सामान बनवाया जा रहा है, ठीक है, और वहां के जो टॉप इंजीनियरिंग है वो भारत से बुला लिए गए कि भाई जो अच्छे इंजीनियर्स है वो उनको बुलाया जाए। तो मतलब या अलग अलग जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो अलग अलग जगह से जुटा लिए और उसके बाद फिर एक क्या है फाइनल जो गुड हम अंतिम वस्तु जो पढ़ते हैं वो बना करके बेची जा रही है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अपने उत्पाद बेच ही नहीं रहे, बल्कि पूरा जो उत्पादन है पूरे विश्व के अलग अलग देशों में कर रहे हैं, जिससे भी क्या है वैश्वीकरण हो रहा है। परिणाम है तो उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। तो जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो क्या है बहुत जटिल ढंग से होती है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स होता है, इतना इजी नहीं होता कि इजी से आसानी से क्या हो जाए एक उत्पादन हो जाए। अब देखिए उत्पादन के जो कारक होते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा उत्पादन के कारक। हमें उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, मुख्यतः हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। जो सबसे पहला है वो है भूमि। हमें सबसे पहले जो ज्यादा आवश्यकता है वो किसकी है, भूमि की है, क्योंकि हम कोई भी फैक्ट्री कोई भी चीज लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, जमीन पे लगाएंगे, भूमि पे लगाएंगे। भूमि के बाद हमें किसकी आवश्यकता होती है, श्रम की। ठीक है, श्रम मतलब लेबर। अब यहाँ पे लेबर भी 2 प्रकार की आएंगी। एक लेबर क्या आएंगी, ऐसी लेबर आएंगी जो क्या हो, एक्सपर्ट हो, शिक्षित लेबर हो, और एक ऐसी लेबर आएगी जो शारीरिक रूप से ज्यादा काम कर सके, मजदूरी वाला जैसा काम होता है वो काम कर सके। फिर तीसरे पर हम लोग आते हैं भौतिक पूंजी। तीसरे पर है भौतिक पूंजी, या हम इसे कहते हैं फिजिकल कैपिटल। इसमें क्या है, रकम आती, पैसा। ठीक है, इसमें पैसा आता है कि हम कितना पैसा लगा सकते हैं। और फिर फाइनली आता है मानव पूंजी। मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल जिसे हम लोग कहते हैं। वैसे देखो मानव पूंजी का मतलब ये है कि जो भी इंसान काम कर रहा है वो मानव पूंजी है एक तरीके से। पर जब हम यहाँ पर बात करते हैं उत्पादन के कारक में हम लोग मानव पूंजी की बात करते हैं, तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है, जो बॉस है, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ को क्या है हैंडल करता है, इसलिए हम उसे मानव पूंजी के रूप में देखते हैं। तो जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो काफी क्या है जटिल ढंग से होती है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ठीक है, तो जो उत्पादन की प्रक्रिया है छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है और क्या है पूरे विश्व भर में फैली हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं कि कोई भी अपन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर हम लोगों ने बनाया, तो जब कंप्यूटर हम लोग सेटअप कर रहे हैं तो मान लो हार्ड डिस्क जो है वो हम किसी अलग देश से मैं उसका उत्पादन करवा रहे हो, ठीक है, उसके जो सीपीयू का है उसका उत्पादन और कहीं करवा रहे हैं, मॉनिटर का उत्पादन हम लोग और कहीं करवा रहे हैं, फिर पूरा एक फाइनल कर करके क्या है बाकी पूरी दुनिया में बेचा जाए। तो इस प्रकार से क्या उत्पादन प्रक्रिया अलग अलग देशों में हो रही है, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दी कि भाई यहाँ से हार्ड डिस्क आएगी, यहाँ से सीपीयू आएगा, यहाँ से मॉनिटर आएंगे, यहाँ से स्पीकर का विकास होगा, यहाँ स्पीकर बनाए जाएंगे और फिर पूरा क्या है पूरी दुनिया में बेच दिया जाएगा। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। अब जो विश्व भर के उत्पादन है उनको क्या है एक दूसरे से जोड़ना। एक दूसरे से जोड़ना कैसे, भाई एक देश से दूसरे देशों में भेजा जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना के कारक। अब जब बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापना करती है वो किन किन चीजों को ध्यान में रखती है, किन किन बातों को ध्यान में रखती है वो हम लोग जानते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो। मतलब आपको सबसे ज्यादा मार्केट कहां पर मिलेगा, मार्केट कहां पर, जहां पर मार्केट होगा वहीं पे ये लोग क्या है अपनी कंपनी सेटअप कर देंगे। जैसे कि भारत में तो मार्केट ही मार्केट है, 130 करोड़ की आबादी है, आप चाहो जो चीज बेच दो, कुछ भी बेच सकते हो आप। भारत जैसा मार्केट तो कहीं पर भी नहीं है। तो ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि जहां मार्केट हो वहीं क्या करें हम हमारी जो यूनिट है, हमारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री, उसको लगाए जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। कुशल मतलब एक्सपर्ट, जो पढ़े लिखे हो, जो पढ़े लिखे लोग हो वो, और अकुशल क्या है जो शारीरिक रूप से क्या है ज्यादा मजदूरी कर सकते हैं, ऐसे श्रम श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। देखो अब मैंने जैसे क्या बताया था आपको, उत्पादन के अभी कारक बताए थे जिसमें क्या आ रहा था, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो इसने क्या बोला है कि भाई श्रम मिल जाए आपको और उसके अलावा जो भी उत्पादन के अन्य कारक है वो भी क्या है सब लोग उपलब्ध हो जाए। और यहां पे ये लोग चाहते क्या है,
यहां पे चाहते हैं कि कम से कम दाम में क्या है, अच्छे से अच्छा माल बन जाए, क्योंकि लेबर सबसे सस्ती मिल जाए, मार्केट पास के पास में मिल जाएगा, तो हमें क्या ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा बेचने के लिए। तो यही इनकी कोशिश है, ये चाहते हैं कि मार्केट पास में हो। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कोई कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापना करती है तो वो किन किन बातों का ध्यान में रखती है, और ये आप दिमाग में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को बिठा करके रखिएगा कि अगर कोई कंपनी, और कभी भी क्या है, अगर आप सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं, आप सामाजिक विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप जीवन में किताबों को एक बार रहने दीजिए। आप सोचिए कि अगर मुझे अपनी कंपनी खोलनी है तो मैं क्या क्या बातों को ध्यान में रखूंगा। आप क्या क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना कि भाई क्या हो, मुझे लेबर सस्ती मिल जाए। एक बिजनेसमैन हमेशा यही सोचता है कि मुझे सस्ते से सस्ते में मेरा काम हो जाए। हम आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, एक नियम होता है मांग का नियम। मांग का नियम, ये मांग का नियम या इसे लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। ये क्या कहता है कि जब जब मूल्य घटेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब जब प्राइस मूल्य घटेगा तो क्या करेंगे, हम डिमांड बढ़ा देंगे। अब ये डिमांड कौन करता है? मांग करता कौन है? उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर है ना, वो मांग करता है। और आप एक उपभोक्ता की तरह सोचिए, आप एक उपभोक्ता की तरह सोचिए कि हर उपभोक्ता चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, फिर वो बार्गेनिंग करता है, अरे यार मैं 10 की नहीं 8 रुपए लगा लो यार, अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि जितना कम मूल्य होगा हम उतनी ज्यादा चीज खरीदने की सोचते हैं। परंतु यही बात अगर मैं बोलूं, फिर दूसरा नियम होता है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम या लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर, जो बना रहा है, माल को बना रहा है वो। और वो क्या चाहता है कि जब ज्यादा से ज्यादा प्राइस हो, मैं तभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूं, क्योंकि जितनी कीमत बढ़ेगी उतना ही माल मैं बनाऊंगा और उतना ही माल क्या है, मैं बेचूंगा और उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आप ये सोच करके करो, ये सोचो कि अगर मुझे अपनी कंपनी खोलनी हो तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। सामाजिक विज्ञान एक वास्तविकता का सब्जेक्ट है। आप हर चीज खुद पे महसूस कर करके देखो कि अगर यार ये चीज मेरे साथ होती तो मैं क्या करता, तो आपके खुद के दिमाग में आइडियाज आने लग जाएंगे। यार मार्केट पास में होता, मुझे लेबर सस्ती मिल जाती, मुझे कच्चा माल सस्ता मिल जाता, ठीक है, मुझे जमीन को सस्ते में जमीन दे देता, मैं वहां पे अपनी फैक्ट्री लगा सकता था, ठीक है, मुझे जो उपकरण है, जो फैक्ट्री में मशीनें चलती है, वो मुझे सस्ते में मिल जाए। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। आपको जो श्रम है वो अच्छी मिले, कुशल भी और अकुशल भी, मेहनती श्रम आपको मिले, चाहोगे या नहीं चाहोगे? तो आप खुद पे ऊपर लेकर के देखो कि अगर मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी खोलता हूं, अगर मैं उसका मालिक होता हूं तो मैं क्या करता। बहुत आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे इसमें आपको एक मजदूर की फोटो दिखाइए। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। देखो अब उत्पादन लागत क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो समझिए। आप इधर समझिए, फिर अपन लोग रफ कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि उत्पादन में क्या है, 4 चीजें हैं। भूमि है, और देखो भूमि हम जिसकी भी लेंगे, अगर खुद की है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर किसी दूसरे की ले रहे हैं तो भूमि के बदले उसको क्या मिल जाएगा? किराया मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिया? श्रम को उसके बदले क्या मिल जाएगी? वेजिस, जो वो दिन की या मंथ की सैलरी कहते हैं, वेतन जिसे कहते हैं, वो मिल जाएगा। भौतिक पूंजी, अगर हमारे पास खुद के पास पैसा पड़ा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वो पैसा हम क्या है, बैंक से लेंगे, और बैंक को उसके बदले में क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। मानव पूंजी, उसको क्या मिलेगा? या तो लाभ या हानि, सबको उसके बदले में कुछ ना कुछ क्या है, मिलता जाता है। अब उत्पादन लागत क्या होती है? जैसे मान लो कि कोई एक बिस्किट की कंपनी है, कोई एक बिस्किट बनाने की क्या है, कंपनी है। अब ये बिस्किट बनाने की जो कंपनी है, जब ये 10 बिस्किट के पैकेट बना रही है, ठीक है, जब 10 बिस्किट के पैकेट बना रही है, तो भी क्या हो रहा है भैया, उसको गेहूं तो चाहिए, फिर वो आटा पिसा हुआ भी आना चाहिए, वो जहां से पिसा करके ला रहे हैं वो उसको पैसे देंगे, सारा काम होगा, ठीक है। अब ये जिस बेकरी में बनाया जा रहा है, जिन मशीनों का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, अब उस मशीन में आप 10 बिस्किट के पैकेट बनाओ या 100 बनाओ, जितने ज्यादा बनाओगे उतनी क्या होगी, लागत आपकी कम होती जाएगी। जैसे कि अगर आप एक और उदाहरण और सोचिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं जब 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जब मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो भी बात तो हुई है, उतना ही तो क्या है, मेरे घर का किराया जा रहा है, कोचिंग सेंटर का है किराया जा रहा है, उतना ही लाइट बिजली का बिल आ रहा है, उतनी मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। और अगर यहां पे अब इन 10 बच्चों से मान लो कि मैं एक छोटा सा अमाउंट मान करके चलता हूं, 100 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए ले रहा हूं, 10 बच्चों से मैंने 1000 रुपए लिए। अगर मान लो यहां पर यही 100 बच्चे बैठते और मैं सबसे 100 रुपए लेता, तो कितने होते? तो 10,000 होते।
ठीक है, पर लागत उतनी की उतनी रहेगी, उतना ही क्या है महीने का किराया जाएगा, उतना ही बिजली का बिल आएगा। ऐसा नहीं कि 100 बच्चे हो जाएंगे तो वो बोलेंगे सर 3-4 पंखे और लगवा दो, नहीं, उतना ही चलेगा, उतनी ही मुझे एनर्जी, बल्कि मेरा टाइम और भी बच जाएगा। पहले मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा था, अब मैं 100 को पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे क्या है, ऐसे उत्पादन लागत कम हो जाती है। जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना तो उत्पादन क्या है, लागत कम हो जाती है। जब आपके बाजार पास में हो, अब जैसे मान लो जब कोचिंग सेंटर में एक ऐसी जगह खोलूं जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा हो, मतलब क्या है, मार्केट होना चाहिए, और मैं एक बिल्कुल बंजर जमीन में ले जाकर, कोई दूर दूर तो कोई नहीं रहता, और वहां पर जाकर कोचिंग सेंटर खोल, कोई नहीं आएगा। तो मार्केट होना बहुत जरूरी है ना, लोकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। अभी ज्योग्राफी में, भूगोल में भी पढ़ते हैं, उद्योग लगाने के लिए किन किन कारकों की हमें जरूरत होती है। तो मार्केट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर क्या करूंगा, जैसे मान लो बच्चे बढ़ गए तो फिर मैं क्या सोचूंगा, श्रम। श्रम का मतलब अब यहां पे क्या है, टीचिंग वाली लाइन में टीचर्स, ये क्या हो, ये मुझे सस्ते मिल जाए, ज्यादा महंगे नहीं, अच्छे होने चाहिए, शिक्षित, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, पर मेरे बजट के अंदर वो टीचर्स मुझे मिल जाए। तो मार्केट मेरे पास हो, मेरे पास टीचर्स अच्छे हो, मेरे पास जो रूम जो मैंने ले रखा है कोचिंग के लिए वो क्या हो, सस्ता हो। पर अब अगर उसमें मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूं तो भी उतना ही खर्चा, और 100 पढ़ाऊंगा तो भी क्या है, उतना ही खर्चा। तो उत्पादन लागत कम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा क्या है, लाभ कमाने के लिए कंपनियां क्या करती है, मार्केट के बीच में जगह ढूंढती है, सस्ते श्रम की ढूंढने की कोशिश करती है। ये काम क्या है, कंपनियां इसलिए करती है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है, जो अनेक हितों का देखभाल करती है। अब देखो क्या है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो क्या है, सरकारी नीतियों पर, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उन पर भी ध्यान रखती है। जैसे लेजिस्लेशन मतलब कानून जो होते हैं, तो सरकार की नीतियों पर भी ध्यान रखती है। अब 1990 तक भारत की नीतियां क्या थी, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे, किसी बाहर की कंपनी को देश में व्यापार नहीं करने देंगे। 1990 के बाद हमने 91 में क्या है, एलपीजी लॉन्च कर दी, और एलपीजी लॉन्च करते ही क्या है, पूरी दुनिया को क्या हो गया, एक मौका मिल गया, चलो चलो भारत चलो, भारत चलो। और अभी भी जैसे जैसे मोदी जी कहते हैं कि क्या है, बाहर की कंपनियां आए और भारत में क्या करें, निवेश करें, भारत में पैसा लगाए। तो ये क्या है, भारत की जो सरकारी नीतियां हैं वो वैश्वीकरण के पक्ष में है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में है कि वो आए और वो यहां पर आकर के क्या है, उत्पादन करे। तो अब देखिए, जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किन किन बातों का ध्यान रख रही है, वो देख रही है कि हमारे क्या हो, मार्केट नजदीक में हो, श्रम हमें सस्ता मिले, और जो उत्पादन के अन्य कारक है वो उपलब्ध हो, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, जो सरकार की नीतियां है उन पर भी ध्यान रखे, वो फेवरेबल मतलब हमारे पक्ष में होनी चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है विदेशी निवेश। ठीक है, विदेशी निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो है, ये हम लोग वैसे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा है, पूरा पढ़ा है कि विदेशी निवेश क्या होता है, ठीक है, उसके क्या प्रभाव होते हैं और किस प्रकार से करते हैं, वो मैंने आपको बताया। फिर भी एक बार हम लोग और आज चर्चा कर लेते हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। देखो, दो चीजें आपने हमेशा सुनी होगी, एक होता है एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग खर्चा कहते हैं, और शुद्ध अच्छी भाषा में बोले तो व्यय, ठीक है, व्यय, और एक होता है निवेश। बात तो एक ही है, पैसा लगाना। हाँ, बात तो एक ही है ना भाई, पैसा लगाना। एक व्यय खर्चा कर रहा हूं तो भी पैसा लग रहा है, निवेश कर रहा हूं तो भी पैसा लग रहा है। फिर दोनों में अंतर क्या है? एक बात जो मैं मानता हूं, व्यय क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्चा ऐसी चीज है जो आप कर दो वापस आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने कर दिया, आपको कभी वापस क्या है, रिटर्न नहीं मिलेगा। पर निवेश ऐसी चीज है जो आप करोगे तो क्या है, आपको फायदा ही मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि भैया अभी भी मेरे पास घड़ी है, पर इच्छा है कि नहीं मैं तो क्या करूं, 5000 की घड़ी पहनूं, पर इस घड़ी से मुझे कोई फायदा थोड़ी होगा। ये भी 12 ही बजाएगी कि मतलब ये भी टाइम दिखाएगी और वो भी टाइम ही दिखाएगी, तो वो खर्चा है, वो रिटर्न होकर के नहीं आ रहा। पर मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं क्या है 1000 की कोई किताबें खरीद लेता हूं, 1000 की कोई किताबें खरीद लेता हूं, जिससे कि मैं और भी ज्यादा से ज्यादा क्या है बच्चों को पढ़ा सकूं, और भी मेरा नॉलेज है वो इनहेंस कर सकूं। तो वो मुझे क्या है, मेरे प्रोफेशन में, मेरे व्यवसाय में जो टीचिंग का है उसमें मुझे हेल्प करेंगी। मैंने इन किताबों पे 1000 रुपए लगाए, वो किताबें मुझे 10,000 कमा करके देगी, 1,00,000 कमा करके देगी। क्योंकि जब मेरे पास ज्ञान आएगा और वो ज्ञान जब तक मैं बच्चों तक पहुंचाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, लोगों को पता चलेगा कि वो टीचर अच्छा पढ़ाता है। ये क्या है, ये निवेश है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। वे क्या है, खर्चा जो होता है वो आप ऐसा ही होता है जो आप कर दो, जो कभी उस पर आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। पर निवेश ऐसा होता है कि जो भविष्य में आपको क्या है, एक बहुत अच्छी स्थिति में आपको पहुंचाए, एक अच्छा भविष्य आपका बनाए, वो क्या होता है, निवेश होता है। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं, ये निवेश है। आपके माता पिता आपके स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहे हैं, ये निवेश है। ये खर्चे नहीं है, ये निवेश है।
पर हर महीने 3-3 ड्रेस कपड़ों की खरीदना, ये खर्चे हैं, ये व्यय है। और वॉरेन बफेट के बारे में एक बार राहुल सर ने बताया था और मैं भी बताता हूं। वॉरेन बफेट जो अमेरिका के हैं और दुनिया के शायद तीसरे या 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक है, वो कहते हैं कि अगर आप उन वस्तुओं को खरीदोगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, आप अगर उन वस्तुओं को खरीदोगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, एक दिन वो आ जाएगा आप वो भी नहीं खरीद पाओगे जिनकी आपको जरूरत है। तो इसलिए खर्चे मत करो, व्यय मत करो, निवेश करो। निवेश करो कि हाँ भाई यहां अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे कल को इतना पैसा रिटर्न मिलेगा, इतना पैसा रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या है, निवेश क्या कह रहा है कि परिसंपत्तियों का मतलब होता है असेट्स, ठीक है, परिसंपत्तियों का मतलब होता है असेट्स। ये क्या है, आपके भविष्य के लिए, ठीक है, आपके लिए पूंजी है एक तरीके से, आपके पास है तो इनका क्या है, पैसा है, दाम है। परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरण, मतलब जो भी चीज आपके क्या है बिजनेस में काम आ रही है वो सब कुछ। जब खरीद के व्यय जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो मुद्रा लगा रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। हम उसे क्या कह रहे हैं, निवेश। क्यों? क्योंकि ये भूमि कमा करके देगी, ये भवन कमा करके देगा, ये मशीन कमा करके देगी। तो ये क्या है, निवेश है, खर्चे नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। देखो विदेशी निवेश का मतलब क्या है, कोई भी बाहर की कंपनी आकर के हमारे देश में निवेश करती है, पैसा लगाती है, फैक्ट्री लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपदा लाभ अर्जित करेगी। देखो अब भैया कोई भी पैसा लगा रहा है, कोई भी निवेश लगा रहा है, आज आपके माता पिता भी अगर आपको पढ़ा रहे ना, वो इसी उम्मीद से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाकर के कलेक्टर बाबू बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, मंत्री बनेंगे और देश का क्या है, कल्याण करेंगे। तो ये क्या है, ये हम एक भविष्य के लिए उम्मीद पर है कि भैया ऐसा अच्छा होगा, लाभ होगा हमें। तो इसलिए हम उम्मीद कर करके चलते हैं कि हमें क्या होगा, फायदा होगा। तो इसीलिए जो भी कंपनी है कहीं पर भी निवेश करती है, पैसा लगाती है, तो ये सोच करके लगाती है कि यहां से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो पूरा दिमाग लगा करके बैठते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगाए तो हम यहां से क्या है 10,000 करोड़ रुपए कमाकर लेकर के जाएंगे। लाभ अर्जित होगा, जहां पे प्रॉफिट होगा वहीं पे क्या है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आते हैं स्थानीय कंपनियों को फायदे। तो देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम मान करके चलते हैं कोई विदेश की कंपनियां। अब हमारे देश में क्या है, कुछ लोकल कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां। आपका सवाल होना चाहिए और आपके दिमाग में होगा भी कि 1990 तक सरकार ने क्यों बाहर की कंपनियों को अलाउड नहीं करा। उसके कारण है, उसका कारण यह है कि जो स्थानीय कंपनियां हैं, जो हमारे देश की छोटी कंपनियां हैं, उनका क्या हो, उनका व्यापार चलता रहे। क्योंकि हमारी छोटी कंपनियां और दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे हम लोग कंपटीशन नहीं कर सकते। उनके पास तो बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बढ़िया बिल्कुल आइडियाज है, सब कुछ है, हमारे वालों के पास नहीं। हमारे वाले तो हाथ से तो कपड़े बुनते हैं। हाँ हमारे वाले अच्छे हैं, चाहे उनका कपड़ा चले ना चले, पर हमारे वाले का चलेगा, पर हम कंपटीशन नहीं कर सकते। तो स्थानीय कंपनियों को बचाने के लिए क्या हो, कंपटीशन होना चाहिए। दूसरा कारण क्या रहा 1990 से पहले नहीं करने का। देखो 1990 से पहले क्या था, 1990-91 में एक बहुत बड़ी जो घटना है पूरी दुनिया में घटती है, और वो दुनिया में जो घटती है वो होती है कि सोवियत संघ, जिसे आज आप रशिया के नाम से जानते हैं, उस सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, वो टूट जाता है और 15 अलग अलग देशों में बढ़ जाता है। वो क्या था, वो समाजवादी था। और फिर जब वहां से वो टूट जाता है तो पूरी दुनिया में क्या एक पूंजीवाद, अमेरिका का क्या दबदबा बन जाता है, और अमेरिका क्या है पूंजीवादी देशों में से है। तो इसलिए क्या होता है कि हम भी सोचते हैं कि चलो भाई अब पूरी दुनिया में से समाजवाद खत्म हो गया तो हम पूंजीवाद की तरफ पूरी तरीके से झुक जाए। तो स्थानीय कंपनियों को बचाने के लिए और हम क्या है पूंजीवाद को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, और तीसरी हमारी यहाँ की आर्थिक स्थितियां हैं वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि जिन लोगों से हमने लोन लिया है हम वो लोन चुका सके। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देशों में बुलाना पड़ा और थोड़ा सा पूंजीवाद को बढ़ावा देना पड़ा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। अब देखो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है वो 2-3 तरीके से क्या है देश में आकर के काम करेगी। या तो खुद का कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा ले, खुद की बहुत बड़ा उद्योग खड़ा कर ले, अलग नाम से ही चलने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या क्या करेंगी, जो छोटी कंपनियां देश की उनको साथ में मिलकर के काम करेंगी, क्योंकि हो सकता है ना उन छोटी कंपनियों का भी देश में नाम हो, उनके नाम से कमा सकते हैं, तो उनके साथ मिलकर के काम करेगी।
उनके साथ मिलकर के काम कर लेंगी। जैसे आपने पहले हीरो होंडा का नाम सुना होगा, हीरो भारत की है और होंडा जापान की है, तो इन दोनों ने मिलकर के काम करा। या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो देश की छोटी कंपनियों को आकर के क्या कर ले, खरीद ले। वो देश की छोटी कंपनियों को आकर के खरीद ले, छोटी कंपनी हो या बड़ी हो उसको खरीद सकती है बस। जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अपने अंडर में ले लिया, तो उसी प्रकार से क्या है, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है स्थानीय कंपनियों के क्या है, संयुक्त रूप से साथ में मिलकर के काम करती है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। अब जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी, जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को मदद करती है, तो उसको छोटी कंपनी को दो फायदे होते हैं। जो स्थानीय कंपनी, बाकी जो लोकल कंपनी होती है, हम छोटी कंपनी नहीं कह सकते, पर हाँ उस देश की लोकल कंपनी, उसको दो फायदे हो सकते हैं। जैसे कि पैसे के पीछे भागेंगी वो कंपनियां, तो वो कंपनियों को दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। अब देखो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके पास खूब पैसा है, अलग अलग देशों में उनका तो बिजनेस चल रहे हैं। जब अलग अलग देशों में बिजनेस चल रहे हैं और जब वो एक देश में आएंगे और वहां पे देखेंगे कि भाई ये लोकल कंपनियां हैं, इनको पैसों की जरूरत है, तो जब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, एमएनसी से जुड़ेंगी लोकल कंपनीज, तो क्या करेंगी, इनको पैसा देंगी। कौन देंगी, एमएनसी लोकल कंपनी को पैसा देगी, आप ज्यादा ज्यादा क्या करो, अच्छी सच्ची मशीनें खरीदो। दूसरा कारण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। अब देखो जो लोकल कंपनियां हैं, जो देश की लोकल कंपनियां, उनके पास इतनी टेक्निक्स नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। भैया आज चाइना क्यों अपना उत्पादन कर लेता है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। और हम ज्यादा उत्पादन क्यों नहीं कर पाते किसी भी चीज का, क्योंकि हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी भी खरीदनी पड़ती है। तो इसलिए जब कोई एमएनसी कंपनी आती है तो क्या करती है, टेक्नोलॉजी दे देती है कि भाई ये टेक्नोलॉजी लो और तुम इससे क्या है, काम करो, और हमारी कंपनी का भी नाम और तुम्हारा भी नाम, जैसे कि टेक्नोलॉजी की मैंने आपको एक फोटो भी दिखाई है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद करना, ठीक है। ये तीसरा तरीका बताया है। पहला तो आप अकेला करके काम कर लो, दूसरा वहां की लोकल कंपनी के साथ काम कर लो, या तीसरा वहां की लोकल कंपनियों को ही खरीद लो। तो खरीद लो और फिर काम करो, जैसे कि मैंने फेसबुक का आपको उदाहरण दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। एक अन्य तरीका भी है, वो कौन सा, वो देखो। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। अब जैसे क्या होता है कि मान लो कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी ने क्या करा, अलग अलग देशों में, जैसे मान लो कि फुटबॉल बनाने की कंपनी है, ठीक है, उसने क्या करा, अलग अलग देशों में वहां पे जाकर के किसी एक बड़े बिजनेसमैन को क्या करा, ऑर्डर दे दिया। फिर इस बिजनेसमैन ने क्या करा, नीचे 100 लोगों को ऑर्डर दे दिया। अब ये 100 लोग क्या करेंगे कि एरिया में जा जाकर के, घरों पे जाकर के, हाउस होल्ड जो लोग हैं, जैसे वुमेन्स घर पे बैठी रहती है, जो मेल है जो घर पे काम करते हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे, तुम ये सामान लो और क्या हमें इतनी तारीख तक फुटबॉल बना करके दो। फिर ये फुटबॉल इकट्ठी करके ये 100 लोग इकट्ठे करेंगे, इस बिजनेसमैन को देंगे और ये कंपनी को दे देंगे। फिर वो अपनी सील ठप्पा लगा करके जो भी है वो आगे कर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो छोटे उत्पादकों द्वारा क्या है, उत्पादन कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फुटबॉल भी दिखाई है। और वस्त्र, जूते चप्पल, ये आम बात है। परिणाम दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। मतलब अब जो दूर दूर स्थानों पर फैले, भाई अमेरिका की कंपनी भारत में काम कर रही है, भारत वाले अमेरिका में, जापान में काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, दूर दूर तक जो फैला हुआ है, पर परस्पर संबंध है, दोनों में क्या है, इंटरलिंक है। और ये इंटरलिंक ही क्या है, वैश्वीकरण। विदेश व्यापार, घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करते हैं। अब देखो जो उत्पादक है, जो छोटे छोटे उत्पादक है, उनको क्या फायदा है। जैसे मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी ने जब इस बिजनेसमैन को दिया, इसको यहां पे जब दिया बिजनेसमैन को, तो अब इस बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ये भी क्या है, बाहर जाकर के अपना काम कर सके। इसने 100 लोगों को दिया, तो ये 100 लोगों में से कोई ना कोई तो क्या होगा, समृद्ध बनेगा, क्या है, प्रोस्पर्स बनेगा, रिच बनेगा, और वो भी क्या है, बाहर जाकर के काम करेगा। तो जब आप बाहर की कंपनियों से जुड़ते हो, विदेश की कंपनियों से जुड़ते हो, तो आपको काफी कुछ क्या है, सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। आप उनके साथ व्यापार करते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, आप में काफी बदलाव आते हैं, और वो आपको बाहर तक, दूसरे देशों तक व्यापार करना भी सिखाते हैं। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो कोई भी उत्पादक को जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, वो एक अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी उत्पादन बेच सकते हैं। और देखो वैश्वीकरण में क्या है कि पूरी दुनिया में हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि एक देश का दूसरे देश में आना जाना हो, सामान आया जाए, उत्पादन हो। और बहुत से देश क्या है, मिलकर भी काम करते हैं। जैसे मान लो किसी 5-7 देशों ने मिलकर के ग्रुप बना लिया कि अगर
आप हमारे साथ व्यापार करोगे तो हम आपको इतनी छूट देंगे, इतना कंसेशन देंगे। हमारे देश में आकर के क्या है, अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो आपको क्या होगा, जल्दी कम दामों पर ही क्या है आपको जमीन मिल जाएगी, आपसे टैक्स कम लेंगे। ऐसी चीजें भी करते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन एक उसका उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का भी विस्तार होता है। अब देखो यहां पे किसको फायदा हो रहा है, उपभोक्ताओं का फायदा। आप चाहे यहां पर हेडिंग डाल लीजिए उपभोक्ता के फायदे। अब जो उपभोक्ता है उसको क्या क्या फायदे होंगे। अब जब उपभोक्ता होगा, देखो अब जैसे आज भारत है, भारत में क्या है, अगर कोई मेड इन इंडिया की चीज है, मेड इन इंडिया की कोई चीज है या इंडियन कंपनी की कोई चीज है, वो क्या होती है, हम बेसिकली मानते हैं वो महंगी होती है, वो महंगी होती है। पर यही देखो एक तरफ चाइना की जो चीज है, यहां पर अगर कोई इंडिया का फोन है ना, वो 10,000 में मिल रहा है, उसी सेम फीचर का फोन चाइना क्या है 5,000 या 6,000 में आपको प्रोवाइड करा देगा। तो यहां से किसको फायदा हुआ, कंपटीशन के चक्कर में किसको फायदा हुआ है, किसको फायदा हुआ है, कंज्यूमर को फायदा हुआ। जो उपभोक्ता है उसको फायदा हुआ है कि वही फीचर के फोन भारत का खरीदता है 10,000 का था, पर चाइना का खरीद लिया 5-6 हजार में ही उसको मिल गया। तो उसके पास क्या है, विकल्प हो जाते हैं, ऑप्शन उसके पास आ जाते हैं। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं और दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब देखो क्या है कि भाई एक तो विकल्प हमारे पास बढ़ गए, तो हमें उपभोक्ताओं को क्या है काफी रियायत मिल जाती है, छूट मिल जाती है। दूसरी बात क्या है, जो चीज जैसे आज भारत में 5,000 की बिक्री हो सकता है दूसरे देशों में भी इसी रेट पे बेची जाए, तो एक ही वस्तु का मूल्य क्या है एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मतलब अलग अलग उत्पादक हैं, अलग अलग दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, ठीक है, चाइना अपनी जगह बैठा है, इंडिया हमारा, और अमेरिका का भी सामान है हमारे पास। कंपटीशन फिर भी चल रहा है, दूर पता नहीं कोसों मील दूर बैठे हुए भी क्या है कंपटीशन जारी है। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण का सहायक होता है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का जो काम है क्या है चल रहा है, एकीकरण। और मैं बार बार कहता हूं अगर विश्व को कोई जोड़ सकता है, एक कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर सकता है। और इसी नोट के साथ बाय बाय, थैंक यू। आज का जो लेक्चर नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।